तो गाइज ये है हुनरवीर का सेकंड एपिसोड, और इस एपिसोड में भी हमारे साथ में एक ग्राफिक डिज़ाइनर प्लस एक टीम लीडर भी है जो कि एक बहुत ही नोन कंपनी में काम करते हैं। उसके बारे में हम जानेंगे। तो हमारे साथ है आज अंकु भारद्वाज, और जिनके बारे में हम जानेंगे कि भाई ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे वो एंटर हुई और प्लस ग्राफिक डिज़ाइनिंग कितना उनको अच्छा लगता है, और भी बाकी सारी चीज़ें जानेंगे। तो अंकु जी, सबसे पहले मुझे आप ये बताइए कि पहले अपने बारे में थोड़ा सा मुझे ब्रीफ दे दो, आप करते क्या हो? मैं एक डिज़ाइन टीम लीड हूँ फिजिक्स वाला में। और वहाँ मेरा काम है कि मैं मेरे अंदर टीम है जिसको मैं लीड करती हूँ, साथ में मैं काम भी करती हूँ और क्लाइंट से डील करना होता है, मीटिंग्स करना होता है और अपने टीम को काम असाइन करना होता है, समझाना होता है, बैंडविड्थ यूज़ करना होता है। ठीक है, डिज़ाइनिंग कितना % है और टीम लीडर कितना % है, पहले आप ये बता दो। मेरा डिज़ाइन 40%, 40-50 बोल सकते हैं, 40-45 और ठीक है, 50-50 मान लो 50-50, हाँ 50-50, मतलब 50% आप डिज़ाइन भी करते हो और 50% आप डिज़ाइनर को लीड भी करते हो, जो आपके अंदर डिज़ाइनर काम करते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ग्राफिक डिज़ाइनर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीम लीडर भी होता है, उसमें से भी आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि आपको ग्राफिक डिज़ाइन बनने का आइडिया कैसे आया और आप कहाँ से बिलोंग करते हो और कैसे इस लाइन में कैसे आप एंटर हो गए? तो मैं हूँ तो बिहार से, पर मैंने अपना 10th बिहार से स्टार्ट किया था। 10th बोर्ड मैंने अपने बिहार से दिया, CBSE। फिर मैं 10th बोर्ड देने के बाद कोलकाता में मैंने 11th 12th किया और फिर कॉलेज भी मैंने कोलकाता से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज मेरा जो कोर्स था उसमें BSc इन मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड ग्राफिक्स का कोर्स था, जो 3 साल का ग्रेजुएशन डिज़ाइन कोर्स था वो स्पेशली। लास्ट ईयर स्पेशलाइजेशन कोर्स चूज़ करना होता है, तो मल्टीमीडिया एनिमेशन एंड ग्राफिक्स में से मैंने ग्राफिक्स चूज़ किया क्योंकि मुझे ब्रांडिंग और डिज़ाइंस, पैकेजिंग ये सब में बहुत इंटरेस्ट था उस टाइम। तो मैंने अपना स्पेशलाइजेशन ग्राफिक डिज़ाइन में चूज़ किया था। देखो, ब्रांडिंग के बारे में पता चलना और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में एंटर होना दोनों डिफरेंट चीज़ है। सबसे पहले आप ये मुझे बताओ कि आपको डिज़ाइनिंग में वैसा इंटरेस्ट कब आया कि जब आपको लगा कि हाँ यार, मेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग ही करना है और कुछ नहीं करना? मुझे थर्ड ईयर जब मैंने स्पेशली मुझे ब्रांडिंग बहुत अच्छा लगने लगा, जिस तरीके से टाइपोग्राफी, कलर्स को यूज़ करके और ब्रांड्स को, जैसे मैंने देखा था मैकडोनल्ड्स को कैसे उसका ब्रांडिंग करके आज इतनी बड़े वो जगह पे जहाँ हर जगह ही उसका वो ब्रांचेस खुले हुए हैं। तो मुझे ब्रांडिंग बहुत अच्छा लगा कि ब्रांडिंग में सब कुछ आ जाता है। तो मुझे वो बहुत ज़्यादा थर्ड ईयर में बहुत इंटरेस्टिंग लगा। उसके बाद से मेरा था कि मैं ग्राफिक्स में ही अपना करियर स्टार्ट करूँगी। तो फिर वहीं से मेरा ग्राफिक डिज़ाइन को लेके वहीं से करियर स्टार्ट करना चाहा मैंने। ये तो बहुत सारे लोगों का सेम स्टोरी होता है, उनको अच्छा लगता है फिर वो करने लगते हैं। लेकिन आपने बताया कि आप बिहार से बिलोंग करते हो, है ना? तो यार, बिहार के लोगों को इस फील्ड में आना एक बहुत बड़ा चैलेंज है ना? क्योंकि लोग, एक तो हमारे इधर किसी को समझ नहीं है कि भाई ये चीज़ है क्या है। ठीक है, तो आपने इससे कैसे डील किया? आपने बेसिकली बाहर का छोड़ो, घर वाले को कैसे आपने समझाया? मेरे पापा ने तो मुझे मेरा था कि मुझे 10 से था कि मुझे यहाँ बिहार में नहीं रहना है, क्योंकि बिहार में रहने पे ना बेसिकली कुछ ट्यूशन, कॉलेज तो होता ही नहीं है ज़्यादा वहाँ पे। ट्यूशन पकड़ लो, कंपटीशन जो एग्ज़ाम होता है कॉम्पिटिटिव, वो ज्वाइन कर लो, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करो। तो मुझे वो घिसा पिटा जो सारे कर रहे हैं 90% वही करते हैं वहाँ पे, मुझे वो नहीं करना था। मुझे था कि मुझे मेरी फैमिली की जो सिचुएशन थी, तो मुझे था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, कुछ अलग करना है अपने पेरेंट्स के लिए। तो बेसिकली मेरा वही था कि मुझे कुछ डिफरेंट करना है, पर आइडिया नहीं था कि क्या करना है, पर मुझे था कि वहाँ से निकल के मुझे कुछ अलग करना है, जो सब कर रहे हैं वो मुझे नहीं करना है। ठीक है। हाँ। जो आपने प्लान बताया कि मुझे अपने पेरेंट्स के लिए अलग करना है, ये UPSC करने वाले भी सेम देते हैं कि भाई मुझे अपने पेरेंट्स के आगे। उसमें है ना कि वो सारे भीड़ में होते हैं कि UPSC है तो वो गवर्नमेंट जॉब ही, और मुझे गवर्नमेंट जॉब नहीं करना था। और सबको बिहार में ऐसा थिंकिंग है कि गवर्नमेंट जॉब करते तो ही आपको इज्जत और अलग नाम मिलता है, उसमें पैसा है, पर बाकियों को ये नहीं पता है कि बाकी चीज़ें भी करके आप बहुत अलग नाम बना सकते हो, उसमें भी पैसा है, उसमें भी आप अलग चीज़ें कर सकते हो। बस गवर्नमेंट जॉब वो एक कैटेगरी नहीं होता है। ठीक है, तो ये था रीज़न। अच्छा, मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं और मैं वीडियोस भी देखता रहता हूँ। पहले हम इस पे बात करते हैं, फिर हम डिज़ाइन के, आपके करियर पे बात करेंगे, क्योंकि आपने बहुत अच्छा टॉपिक स्टार्ट कर दिया है। तो देखो, बेसिकली जो मैं बहुत सारे मतलब वीडियोज़ पे आते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब वाले जो करते हैं बोलते हैं भाई जॉब सिक्योर नहीं होता, सैलरी 10,000 मिलता है। तो अभी तो आप बहुत अच्छी कंपनी में काम करो, फिजिक्स वाला में काम करो, टीम लीड भी करो, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वहाँ पे आपका जॉब एक्सपीरियंस कैसा है? क्या ये सच में है 10,000 सैलरी मिलती है आपको? नहीं मतलब जैसे बाकी हर कंपनीज में आप देखोगे कि स्टार्टिंग सैलरी
25-30 ऐसे से स्टार्ट होता है, तो मेरी भी यहीं से स्टार्ट हुई थी। ऑलमोस्ट 25 के अराउंड से ही फर्स्ट मेरा सैलरी स्टार्ट हुआ था। फिर अभी मुझे कंपनी में 1 साल 4 मंथ हुए हैं। तो पहले तो मैं एसोसिएट जूनियर डिज़ाइनर थी। फिर मुझे ऐसा लगता है कि मैंने अपने जो मेरे अंदर कैपेसिटी है, जो स्किल है, उसको इन्हांस मैंने उस कुछ मंथ में करके, और मैं इतने कम टाइम में मैं एज अ टीम लीड अभी हूँ, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी, इतने कम समय में एक्चुअली मुझे जितना आइडिया है इतने कम समय में इतने बड़ी कंपनीज में नहीं मिल पाता है एज अ टीम लीड आपको पोजीशन। बेसिकली यही तो चेंज है ना, यही बेसिकली इंडस्ट्री का चेंज है कि अब ना वो जमाना चला गया कि जब आपका 50 साल का एक्सपीरियंस होगा तब आपकी ग्रोथ होगी। मेरी टीम में अभी भी जिनको मैं लीड करती हूँ वो अभी भी उनको 15 साल का एक्सपीरियंस है जिनको मैं लीड करती हूँ। तो बहुत लोग मेरे टीम में है जो 15 साल से है, 5 साल से काम कर रहे हैं, पर वो सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर या जूनियर ग्राफिक डिज़ाइनर ही मोस्टली सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर बन जाता है। पर टीम लीड एक होता है ना, मुझे जब मेरे मैनेजर से मैंने पूछा कि लाइक मुझे होता है ना, मुझे एक वो रहता है कि मुझे ये चीज़ क्यों मिल रहा है, ये एक क्वेश्चन अक्सर चलता रहता है कि मैं ये चीज़ क्यों कर रही हूँ। तो मैंने अपने मैनेजर से पूछा था कि इतने कम समय में उनका डिसीजन था कि मुझे टीम लीड बनाया जाए। तो उतने हमारे पूरे टीम में 30-25 लोग हैं, उसमें हम 4 लोग ही टीम लीड चूज़ किए हुए थे। तो उसमें से मेरा भी एक नाम था। तो मेरे अंदर वो एक होता है क्वेश्चन था कि मैं पूछूं कि मुझे क्यों चूज़ किया गया था। तो उन्होंने बोला था कि आपके अंदर एक कम्युनिकेशन स्किल है, आप ना लीड अच्छे से कर लेते हो। क्योंकि उस टाइम भी जब मैं सीनियर ग्राफिक डिज़ाइनर बनी थी तो मैं टीम कुछ लोगों को हैंडल करती थी, स्टार्ट हुआ था मेरा वहाँ से। तो उन्होंने बताया था कि कम्युनिकेशन अच्छा है, मैं बात कर लेती हूँ, अच्छी लीड कर लेती हूँ, हैंडल सिचुएशन अच्छे से कर लेती हूँ, टीम मैनेजमेंट। तो अभी आपने सिचुएशन हैंडल करने वाला पार्ट बताया, ठीक है। तो बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनर का यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जब वो क्लाइंट के साथ में बात करते हैं, है ना, और क्लाइंट को उसने डिज़ाइन बनाया और क्लाइंट को पसंद नहीं आया, क्लाइंट ने बहुत बेकार बोल दिया, तो बहुत जल्दी ना वो इरिटेट हो जाते हैं चीज़ें। तो आप उसको कैसे हैंडल करते हो? मेरा होता है कि मैं मतलब अगर कोशिश करती हूँ कि वो जो जैसे आप भी बताते हो कि उनके आइडिया से आप अपनी आइडिया मैच करने की कोशिश करो ताकि वो कनेक्टेड फील होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि उनकी आइडिया जो होता है वो सबसे पहले तो रिसर्च करती हूँ कि उनको क्या चाहिए होता है, उनका टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या उनका मतलब ओरिजिन है। तो उनके आइडिया से डील करने के बाद फिर जितना हो सकता है उन्हें कनेक्ट करती हूँ। मैं अक्सर मीट पे लेके बात करते रहती हूँ, अपनी हर छोटी चीज़ें लाइक थोड़ा सा भी जो मुझे रेडी होता है मैं उनको दिखाते रहती हूँ ताकि चीज़ें जल्दी फाइनलाइज हो जाए और इनके आइडिया से मैं मैच करते रहूँ। ठीक है, तो ये सॉर्ट हो जाता है। ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल मैं भी ये जानना चाहता हूँ और भी बाकी सारे लोग डिज़ाइनर जानना चाहते हैं कि मान लो कि आपने डिज़ाइन बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा है, मतलब आपको लग रहा है कि यार मैंने ये बेस्ट डिज़ाइन बनाया है, और आप एक क्लाइंट ने बोल दिया नहीं मुझे समझ नहीं आया, तो वैसे सिचुएशन आप क्या करते हो? यही टीम लीडर की क्वालिटी होती है ना, तो उसमें आप क्या करते हो? तो बेसिकली वो क्लाइंट होता है, उनकी अपनी नीड है, और हम डिज़ाइनर हमारा अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो उस सिचुएशन में मैं उनकी नीड्स भी समझती हूँ और अपनी पर्सपेक्टिव एज अ डिज़ाइनर कि डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से ये डिज़ाइन कैसा है मैं उनको समझाती हूँ। अगर वो मैच वो समझ गए तो ठीक है, पर मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मैं समझा दूँ कि डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से ये चीज़ें कैसे सही है आपके लिए या आपके मार्केट के लिए, ऑडियंस के लिए। तो मोस्टली वहाँ बात फिक्स हो जाता है। मैं उनकी बात की भी रिस्पेक्ट करती हूँ और अपनी चीज़ें भी उनको समझा देती हूँ। तो मोस्टली मेरी चीज़ें वहाँ डन हो जाती है और फिक्स हो जाता है। ठीक है। आपके अंदर जो ग्राफिक डिज़ाइनर काम करता है, आपने बताया कि उनका 15 साल का एक्सपीरियंस है, उससे भी ज़्यादा लोगों का है, और आपने इतने कम समय में आप टीम लीड कर रहे हो। इसका मतलब आप में वो ग्राफिक डिजाइनर के साथ साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ हैं जो वो बेचारे या जो भी हैं वो कर नहीं पाए। ठीक है, तो आप ऐसे लोगों को क्या टिप्स, ऐसे डिज़ाइनर को क्या टिप्स देना चाहोगे, और क्या उनके अंदर ऐसी क्या क्या क्वालिटी आपको लगता है कि होनी चाहिए एज ए डिज़ाइनर आज के मार्केट में? क्योंकि क्लाइंट से आप डेली डील करते हो, तो क्लाइंट को डिज़ाइनर से डिज़ाइन के अलावा क्या चाहिए होता है, आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो अगर आपको आगे जल्दी ग्रो करना है, लाइक कम समय में और जल्दी आगे बढ़ना है, तो एक डिज़ाइन का नॉलेज के साथ साथ ना आपको कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो सामने वाले से वो पता होना चाहिए। आप कैसे मैनिपुलेट कर सकते हो अपनी बातों में, अपने डिज़ाइन के थ्रू, वो सबसे ज़्यादा मुझे लगता है कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मैं बीच में रोक रहा हूँ। अच्छा मतलब क्या, एक दो कम्युनिकेशन के ऊपर दो डिबेट है। एक कम्युनिकेशन बोलते हैं कि आप बोलने में बहुत अच्छे होने चाहिए, आपकी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, आपकी चीज़ अच्छी होनी चाहिए,
आपको लगता है कम्युनिकेशन मतलब क्या? मुझे जैसा मैं समझ पा रहा हूँ, आप बता रहे हो कि आप जो डिज़ाइन बना रहे हो, जो आइडिया है वो अच्छे से बता पाओ, प्रेजेंट करते हो। हाँ, सबसे पहले मुझे तो लगता है कम्युनिकेशन मतलब ये नहीं कि आपका लैंग्वेज ही कम्युनिकेशन के लिए सबसे स्पेसिफिक होता है। लैंग्वेज होता है, पर मेनली होता है ना कि आप अपने डिज़ाइन को किस तरीके से प्रेजेंट करके उन्हें कम्युनिकेट कर सकते हो। एक डिज़ाइन के थ्रू भी आप कम्युनिकेशन रख सकते हो। तो एक लैंग्वेज का भी होता है। अगर आपका क्लाइंट इंग्लिश में, बाहर की क्लाइंट है या इंग्लिश से कम्युनिकेशन है तो अच्छी बात है, नहीं है तो ऐसा नहीं है। इंडिया है, मोस्टली हमें इंडियन ही क्लाइंट्स मिलते हैं, तो आप जिस भी लैंग्वेज में, लैंग्वेज बैरियर मुझे नहीं लगता है कि लैंग्वेज बैरियर होता है। आपका डिज़ाइन और थिंकिंग मैच होना चाहिए, आइडिया मैच होना चाहिए, तो वो चीज़ें वहाँ हो जाती है। ठीक है, दो चीज़ें होना चाहिए। एक तो आपने जो डिज़ाइन बनाया है उसको समझा पाओ। हाँ। दूसरी चीज़, अगर उनको नहीं समझ में आया तो आप नेक्स्ट ऑप्शन भी दे सकते हैं। ये दो चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ तो आपने बोला कि भाई कम्युनिकेशन होना चाहिए डिज़ाइन में। सेकंड चीज़ है डिज़ाइन को लेकर क्या होना चाहिए, क्या मतलब देखो, मेरा जहाँ तक एक्सपीरियंस है, मैंने देखा है कि कुछ लोग ना पीछे इसलिए रह जाते हैं कि डिज़ाइन में चेंज नहीं लाते, सेम करते रह जाते हैं। मैंने एक चीज़ देखा है, मैं एज अ टीम लीड मैंने देखा है कि जो पुराने डिज़ाइनर है, जो मुझसे बड़े डिज़ाइनर है, 15 साल एक पुराने डिज़ाइनर है, तो उनको लगता है कि वो जो 15 साल पहले जो बनाते थे, जो ट्रेंड चलता था, वही वो चाहते हैं कि फॉलो करवाना, पर वो नहीं चाहते हैं कि क्लाइंट की जो नीड है, क्लाइंट बेवकूफ़ नहीं होता है, उन्हें भी मार्केट का, टारगेट ऑडियंस का आइडिया होता है। वो ऐसा नहीं वो चले आते आपके पास। अगर वो कुछ बता रहे हैं तो उनकी बात भी हमें मान के उस चीज़ को भी अपने डिज़ाइन में लाना होता है, ताकि उनको भी ऐसा ना लगे कि हम ना बस डिज़ाइन ला रहे हैं और मार्केट और ऑडियंस को नहीं समझ रहे हैं। तो बस अपनी बात ना करके उनकी पर्सपेक्टिव को भी समझ के और वो डिज़ाइन में प्रेजेंट करना चाहिए, ताकि दोनों की रिस्पेक्ट रहे और चीज़ें अच्छे से बाहर है, रिजल्ट है। ठीक है। सेकंड चीज़ आपने बताई कि जो मतलब डिजाइनर है उनको टाइम टू टाइम अपडेट होना चाहिए, अपडेट करना चाहिए ना। हाँ। और इतना भी अपडेट नहीं हो जाना चाहिए कि वो अलग ही एब्स्ट्रैक्ट आर्ट में चला जाए। इतना होना चाहिए कि क्लाइंट उसको डाइजेस्ट कर सके, है ना। जैसे मेरी टीम में एक जन है, उसको मैंने देखा है कि वो ना काफ़ी मॉडर्न डिज़ाइन, काफ़ी मिनिमलिस्ट डिज़ाइन करता है, पर जो क्लाइंट है उनकी नीड है कि जैसे सबसे पहले होता है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन है। आपके टारगेट ऑडियंस है मिडिल वाले लोग, जिनको बहुत, जैसे आपको पता है कि टाइपोग्राफी और कलर से भी ना स्टैंडर्ड डिज़ाइन ये सब पता चल जाता है कि कौन सा एक्सपेंसिव डिज़ाइन हो सकता है, कहाँ यूज़ हो सकता है, कौन मिडिल क्लास टाइप के लोग हैं। जैसे हमारी कोर्स में होता है कि बहुत एक्सपेंसिव कोर्स होते हैं, जो लाइक AI जो कोर्सेज होते हैं, मॉडर्न कोर्सेज होते हैं, तो उसके जो बच्चे होते हैं वो हाई क्लास के लोग होते हैं। तो उसके लिए ना आपको वैसा डिज़ाइन भी बनाना पड़ता है ऑडियंस के अकॉर्डिंग। तो मुझे लगता है कि वो पता होना चाहिए। तो एक डिज़ाइनर जो है वो ऐसा करते हैं कि वो जो बच्चे, जो टारगेट ऑडियंस है वो है मिडिल क्लास वाले, जो 1000-1500 के कोर्स अफोर्ड कर सकते हैं, और वो डिज़ाइन ना महंगा टाइप का बनाते हैं। तो आपके डिज़ाइन से भी पता होना चाहिए कि आप ना किस क्लाइंट के लिए बना रहे हो, कैसे क्लाइंट के लिए, ऑडियंस आपकी कैसी है। तो वो एक कम्युनिकेशन के लिए वो डिज़ाइन से भी पता चल जाता है। तो आपको समझना चाहिए वो टारगेट ऑडियंस। तो बेसिकली आपको टारगेट ऑडियंस के बारे में बात करें, और यही मैं बहुत दिन से बताता आ रहा हूँ। तो आपको कैसे पता चलता है कि भाई इसका टारगेट ऑडियंस कौन है? कैसे रिसर्च कैसे करते हो आप, जो वो नहीं कर पाते हैं? जो बाकी उनको कैसे नहीं पता चलता कि भाई टारगेट ऑडियंस क्या है? ऐसा क्या वो ईगो बैरियर आता है बीच में कि नहीं मैंने जो बना दिया वही उसको पसंद करना पड़ेगा, या फिर आपको लगता है कि उन्होंने ऑडियंस को समझा ही नहीं, जो उनको आता है वो उसने बना दिया? मतलब मैंने जो अभी तक फेस किया उसमें होता है, दोनों केस मोस्टली होता है कि कभी कभी जो पुराने डिज़ाइनर होते हैं उनको लगता है कि वो बहुत टाइम से डिज़ाइन करते आ रहे हैं, ठीक है, पर समय के अकॉर्डिंग आपको अपडेट करना होता है, चेंज करना पड़ता है, क्योंकि आपका ऑडियंस और टेक्नोलॉजी जनरेशन सब चेंज हो रहा है, तो टाइम टू टाइम चेंज करना चाहिए। तो मैंने एक सिचुएशन देखा है कि पुराने जो डिज़ाइनर है वो चाहते हैं कि अपना ही उनका जो डिज़ाइन है वही पसंद आना चाहिए, वही आप पसंद करो। वो जल्दी चेंज, हाँ, थोड़ा ईगो आ जाता है कि मैं इतने टाइम पुराना डिज़ाइनर हूँ, मुझे पता है, आप आजकल के क्लाइंट हो, आपको क्या पता है। तो कभी कभी वो हो जाता है, ईगो पे आ जाता है कि मुझे डिज़ाइन का ज़्यादा नॉलेज है। और कभी मैंने देखा है
कि आप क्लाइंट से ज़्यादा डील नहीं कर पाते, उनसे ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं कर रख पाते हो, तो उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनकी ऑडियंस क्या है, उनकी एक्चुअल नीड क्या है। तो हाँ, तो वो उनकी सेटिस्फेक्शन नीड जो होता है वो पूरा नहीं कर पाता है। तो ये सब बैरियर तो दो चीज़ें आपको लगती है, ये मुझे भी लगता है कि भाई टारगेट ऑडियंस को समझ के आपको काम करना चाहिए। मेनली मुझे लगता है टारगेट ऑडियंस, अगर आप मार्केट टारगेट ऑडियंस समझ गए तो चीज़ें आधा वहीं सॉल्व हो जाती है। समझ गया। तो जैसे आप भी जैसे आपके पास में कुछ नया काम आता है, ठीक है, कोई नया, मैं भी समझना चाहता हूँ आपका ही पॉइंट ऑफ व्यू कि आप कैसे काम करते हो। जैसे कोई नया क्लाइंट आया, कल से आपको ना ग्रुप में मैसेज आ गया कि भाई कल से ना इस पे काम करना है, तो आप क्या उसके लिए तैयारी क्या करते हो एज ए टीम लीडर और एज ए ग्राफिक डिजाइनर? क्या क्या तैयारी करते हो, क्या सर्च करते हो, रिसर्च करते हो? सबसे पहले तो एज अ टीम लीड मुझे जो क्लाइंट्स मिलते हैं, जैसे मुझे पता होता है कि ये पर्सन जो मुझे ना कल काम देने वाला है, तो मैं उनका जो प्रोफाइल है पहले वो विजिट करती हूँ, ताकि मुझे पता चले कि वो किस पोजीशन का आदमी है। अगर वो उस टीम के अंदर के है तो मैं उस तरीके से उनसे बात करती हूँ, क्योंकि जो अंदर के लोग होते हैं उस टीम के, वो उनको बाकियों का भी नॉलेज होता है कि वो ए पर्सन है वो क्या सोचता है, बी पर्सन को कैसा नीड चाहिए। तो पहले मैं उनका प्रोफाइल विजिट करती हूँ। सेकेंड होता है जब सबसे पहले मैं मीट अरेंज करती हूँ, ताकि ना कम्युनिकेट करूँ कि उनको एक्चुअल नीड क्या है। तो वो उनकी एक्चुअल नीड जान के मैं फिर वो नोट करती हूँ, चीज़ें समझ लेती हूँ, और मैं सब चीज़ें डॉक्यूमेंटेड रखती हूँ, ताकि मैं ना अपने डिज़ाइनर को समझा पाऊँ। अगर मुझे लगता है कि कहीं ना ये एक मीडिएटर का काम हो जाएगा, तो मैं अपने डिज़ाइनर को भी थोड़ा सा, क्लाइंट को पहले समझ के अपने डिज़ाइनर को भी मीट पे कोलैब करके साथ में रख के, फिर मैं सीधे डिज़ाइनर और जो क्लाइंट होते हैं अब खुद पहले बात करके और क्लाइंट और डिज़ाइनर से बात करवा देती हूँ। जब उनकी बात अच्छे से हो जाती है, फिर मैं उनसे डेडलाइन पूछ लेती हूँ कि आपको डेडलाइन क्या चाहिए। अगर वो डेडलाइन बहुत जल्दी बताते हैं तो मैं उनको समझाती हूँ कि इस डिज़ाइन में इतना समय लगेगा, इस टाइप का आपका नीड है, तो ये हो। तो एक डेडलाइन, एक टैट लेके फिर उनको अपना चीज़ें, अपनी पर्सपेक्टिव समझाती हूँ कि आपके डिज़ाइन, आपकी नीड के अकॉर्डिंग इतना समय लगेगा, ऐसा डिज़ाइन बनेगा, और चीज़ें समझ आई। तो बेसिकली क्लाइंट को समझते हो, क्लाइंट के ऊपर रिसर्च करते हो, और थोड़ा स्मार्टली आप काम लेते हो, देखते हो कि अगर क्लाइंट टीम का है तो उनको जो बॉस है, सीईओ है, उनके टेस्ट पता होगा, तो उनसे भी आइडिया हो जाता है। ठीक है, पहले चीज़ तो ये आपने बताया। दूसरी चीज़ आपने बताया कि उनको समझाते हो कि भाई डिज़ाइन में कितना टाइम लगेगा, क्या टाइम लगेगा, और एक डेट देने की कोशिश करते हो कि देखो इस टाइम पे आ जाएगा। और बिना डेडलाइन चीज़ें ना मिसमैच हो जाती है। बेसिकली प्रॉब्लम ही वहीं आती है, जहाँ डेडलाइन नहीं होता ना, वही प्रॉब्लम आनी स्टार्ट होती है कि ना आपको पता है कब भेजना है, ना उनको पता है कब आएगा। तो डेडलाइन फिक्स होना बहुत जरूरी है। तो एज ए ग्राफिक डिजाइनर, आप तो टीम लीड और ग्राफिक डिजाइनर के बीच में मैं ये पूछ रहा था क्या क्वालिटी होना चाहिए। पहला, अगर उनके पास में कोई क्लाइंट आता है नया, तो उनके ऊपर रिसर्च, उनको सबसे पहले तो क्लाइंट के ऊपर रिसर्च करो, फिर ऑडियंस के ऊपर रिसर्च करो, और उसका बिजनेस के ऊपर रिसर्च करो। ठीक है, उसके बाद में एक डेडलाइन फिक्स करो, जैसा कि आपने बताया कि हाँ मुझे इस डेट में देना है, तो देना है। ठीक है, उनको अगर शॉर्ट डेडलाइन होता है तो फिर हम उसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन, ज़्यादा क्रिएटिव और ज़्यादा नहीं, और वो उनसे भी हम पूछ लेते हैं कि आपको किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए। उनको अगर ज़्यादा क्रिएटिव चाहिए तो ऑब्वियसली हमें डेडलाइन ज़्यादा दिनों का चाहिए। ठीक है, तो ये पॉइंट भी अच्छा है कि आप उनसे डिज़ाइन टेस्ट पूछ लेते हो। ठीक है, गूगल मीट या जो भी मीट करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, जहाँ पे मीट आपको क्लाइंट से कम्युनिकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। इससे पता चलता है। हाँ, क्योंकि वो ना अगर कम्युनिकेशन गैप रहता है तो आपका ना रिजल्ट अच्छा आता है, और अपने क्लाइंट के साथ ना आपका रिलेशन भी वहाँ लैक हो जाता है, और पर्सनल कनेक्शन भी नहीं बनता है ना। उनको चाहिए कुछ, आप बनाए कुछ और भेज रहे हो, है ना, वो रिप्लाई कुछ और कर रहा है, पर कुछ और रहे हो। अच्छा, अभी आप बेंगलोर में हो, है ना, बेंगलोर पे आप सारा फिजिक्स वाला का ऑफिस में आप करते हो। दिल्ली, पहले आप नोएडा में थे, है ना, तो नोएडा और बेंगलोर के बीच में सैलरी का क्या डिफरेंस आपको लगता है कि ज़्यादा? मैंने सुना है कि बेंगलोर में ज़्यादा मिलता है डिजाइनर को सैलरी। ऑब्वियसली सैलरी बेंगलोर में, क्योंकि वो आईटी हब है, वहाँ की हर चीज़ें ही, जैसे मैं पहले कोलकाता में थी, तो कोलकाता से जब मैं नोएडा आई तो मुझे चीज़ें बहुत महंगा लगा यहाँ के अकॉर्डिंग, कोलकाता के अकॉर्डिंग। फिर मैं यहाँ नोएडा से जब बैंगलोर गई तो वैसे भी था कि बैंगलोर महंगा जगह है, और वहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, कंपटीशन है, तो चीज़ें मुझे, हाँ, वहाँ है कि आपको सैलरी का बहुत डिफरेंस हो जाए। यहाँ जो आपको 30 मिलता है, वहाँ पे आप 45-50 एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको मिल जाता है। ठीक है, लेकिन फिर वहाँ खर्चा भी हो जाता है। हाँ, खर्चा हो जाता है, पर वो डिपेंड करता है। जैसे मुझे भी था, बहुत एक डर तो था कि मैं अकेले बैंगलोर जा रही हूँ, पता नहीं मुझे बहुत महंगा शहर है, बहुत लोगों से यही सुनने में आता है। पर मैंने जो देखा कि अगर आप सही रिसर्च कर लोगे, अपने जो, हाँ, आपकी जो अफोर्डेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग आप चीज़ें ढूंढ लोगे,
तो महंगा नहीं कुछ लगता है, और वहाँ पे है आपके अकॉर्डिंग चीज़ें मिल जाती है, थोड़े खाने का दिक्कत है बस। तो एक बात मुझे बताओ एकदम सिंपल कि जैसे मान लो कि कोई बंदा है ग्राफिक डिजाइनिंग कर रहा है, उसने अब सीख लिया, अब उसको जॉब के लिए अप्लाई करना है, तो स्टार्टिंग में उसको डायरेक्ट बैंगलोर में अप्लाई करना चाहिए या फिर पहले दिल्ली एनसीआर में जॉब करना चाहिए? पहले आप अगर जहाँ क्या हो, बैंगलोर में काफ़ी एडवांस वर्क है या फिर ठीक ठाक वर्क? नहीं, मैं बोल सकती हूँ कि बैंगलोर में चांसेस ज़्यादा है आपको जॉब मिलने, क्योंकि ना वहाँ पे बहुत चीज़ें ना बहुत चीज़ें एडवांस चीज़ें वहाँ पे होती है। ऑफिसेज में भी आपको ना ऐसे छोटे मोटे पोजीशन के लिए ज़्यादा नहीं, पर जो एडवांस कोर्सेज जो चल रहे हैं या एडवांस पोजीशन जो है, जैसे आप आईटीज़ में मोस्टली ना डिज़ाइनर्स को या जो डेवलपर्स होते हैं उनकी नीड ज़्यादा होती है, वीडियो एडिटर्स की। हाँ, तो ना वहाँ पे आप बोल सकते हो कि स्टार्टअप भी वहाँ बहुत सारी, तो आपको चांसेस वहाँ पे ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक है, मतलब जॉब के वहाँ पे चांसेस, मतलब वहाँ पे ना अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा है, जॉब जल्दी मिल जाएगी। दिल्ली में भी, नोएडा में भी है, ऐसा नहीं है, पर बैंगलोर में ज़्यादा आईटीज़ कंपनीज है, बहुत सारी वहाँ कंपनीज है, तो आपको चांसेस ज़्यादा मिल सकते हैं, अपॉर्चुनिटीज ज़्यादा मिल सीखने को सकती ज़्यादा है। कहाँ मिले आपको पर्सनली सीखने को ज़्यादा कहाँ मिला? नोएडा में ज़्यादा सीखने को मिला या बैंगलोर में सीखने को मिला, कम्युनिकेशन को छोड़ के? बैंगलोर में मुझे सीखने डिजाइनिंग के बारे में, डिज़ाइन को ही लेके, मैं बोले डिज़ाइन को या कम्युनिकेशन को लेके, लेकिन मुझे जितना लगता है सीख तो आप कहीं से सकते हो। जैसे मैंने भी यूट्यूब से ही ज़्यादा सीखा, आज मैं यहाँ पर हूँ। मैं किसी को, इवन मैं अपने कॉलेज को भी क्रेडिट नहीं देती हूँ, जबकि मैंने 3 साल और इतने लाख का मैंने वहाँ पे खर्चा किया, तो मैं बोलती ही नहीं हूँ कि मैंने कॉलेज से तो सीखा। किसको क्रेडिट दे देते हैं? मैं यूट्यूब को क्रेडिट देती हूँ कि मैंने यूट्यूब से ज़्यादा सीखा मेरा भी क्रेडिट है थोड़ा बहुत, ऑब्वियसली यूट्यूब में, मतलब आपका ही क्रेडिट है वहाँ पे। तो अच्छा चलो मेरी बात हो रही है तो मैं सिंपल से एक पूछ लेता हूँ, आपने मेरा कोर्सेज ट्राई किया है? हाँ, कौन कौन सा कोर्स ट्राई किया है? सबसे पहला जो वो बंडल कोर्स था, जिसमें वीडियो एडिटिंग और बेसिक ग्राफिक डिजाइन से वीडियो एडिटिंग, प्रीमियर प्रो सब कुछ था, वो पहला बंडल कोर्स मैंने अभी तक लिया है। ठीक, तो मेरा कोर्स लेने के बाद में क्या चेंज आया आपकी ज़िंदगी में? चेंज यही है कि उसमें ना, जैसे बाकी सारे ना आपको सॉफ्टवेयर सिखाते हैं, टूल सिखाते हैं, और आपके जो कोर्सेज थे उसमें था कि कोर्सेज तो मतलब चीज़ें तो थी, उसके साथ था कि आप ना क्लाइंट कैसे डील कर सकते हैं, आपका जो इन्वायरमेंट है, जो लोग मिलते हैं उसको कैसे आप डील कर सकते हो, डिज़ाइन अलग, थिंकिंग अलग कैसे आप कर सकते हो। बस डिज़ाइन सीख लो, यहाँ से कॉपी कर लो, वहाँ से उठा लो, वो नहीं। अगर आप कॉपी भी करते हो तो उस कॉपी को आप किस तरीके से अपने डिज़ाइन में इम्प्लीमेंट करोगे कि आपका डिज़ाइन बाकियों से डिफरेंट होगा। एक सिंप्लिसिटी में अपने डिज़ाइन को कैसे आप यूनिक कर सकते हो, ये सब चीज़ें मुझे बाकी कोर्स से कोई मैच नहीं रहता है आपके कोर्सेज का। तो अभी हम कोर्सेज के बारे में बात कर ही रहे थे, तो मुझे आप एक सिंपल चीज़ बताओ कि मैं हमेशा दावा करता हूँ कि मेरा कोर्स ना जॉब रेडी होता है, कि अगर आप मेरा कोर्स ले लोगे तो आपको सीधा जॉब पे काम आने वाला है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ कि अगर आपने जॉब होने से पहले अगर मेरा कोर्स आप ट्राई किए होते या फिर आपने मेरा कोर्स को लिया होता और अभी आप जॉब कर रहे हो, तो मेरा जो वो दावा है वो कितना सही है, और मेरा कोर्स जॉब में कितना ज़्यादा आपको रेलेवेंट लग रहा है जॉब करने से? आपके कोर्स लेके और जो जॉब में मुझे जो फ़ायदा हुआ है, जो मुझे पर्सनल लाइफ में जो मुझे लगता है आपके कोर्सेज से ऑब्वियसली मैं बोल सकती हूँ कि जॉब रेडी तो होते ही इंसान, क्योंकि बाकी कोर्सेज है ना, आप टूल सीख सकते हो, सॉफ्टवेयर सीख सकते हो, पर आपके कोर्सेज से क्लाइंट्स डील करना, आप जो डिज़ाइन का जो इन्वायरमेंट है उसको कैसे डील कर सकते हो, डिज़ाइन में अलग थिंकिंग कैसे हो सकता है। बस टूल्स यूज़ करने से डिज़ाइन ऑब्वियसली नहीं बनती है, तो आइडिया कैसे जनरेट कर सकते हैं एक ही फॉन्ट को या एक ही सेंटेंस को। जैसे बहुत बार होता है क्लाइंट्स बोलते हैं कि इस तरीके से नहीं, फॉन्ट को इस तरीके से नहीं, थोड़ा अलग तरीके से आप प्रेजेंट करो। तो आपके कोर्सेज से मैंने एक जो वीडियोज़ है, आई थिंक 2nd या 3rd है, जिसमें आप टाइपोग्राफी बता रहे हो कि एक ही सेंटेंस को कितने अलग तरीके से आप लिख सकते हो, तो आपके कोर्सेज से वो सीखने मिला। तो मैं सिंपली बोल सकती हूँ कि आपको जॉब रेडी बनाता है, और जॉब रेडी मतलब होता है कि आप किस तरीके से क्लाइंट और डिज़ाइन इंडस्ट्री को कैसे डील कर सकते हो। ठीक है, एक और चीज़ें बोलता हूँ कि भाई जब मेरे कोर्स में अक्सर मैंने आप बताना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता, मैं जस्ट बोलता हूँ, मैं आप लोगों से पूछता हूँ कितना ज़्यादा वो मेरी बात सही है। ठीक है, मैं हमेशा कोर्स में बोलता हूँ कि ये को जो मैं जो कोर्सेज में बताता हूँ वो डायरेक्ट आप क्लाइंट के लिए काम करो। देखो होता है, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि हम कॉलेज में हम सीखते हैं, पढ़ते हैं। देखो हमारे पढ़ने का ना स्कूल से स्टार्ट हो जाता है, स्कूल में भी हम पढ़ाई करते हैं, कॉलेज में भी हम पढ़ाई करते हैं, है ना। अगर हम कहीं पर डिज़ाइनिंग या कोई चीज़ सीखने जाते हैं तो वहाँ पर पढ़ाई कराते हैं, लिखवाते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को मैं ब्रेक कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ बताता हूँ जो आप सीधा जॉब पे काम करते हो, है ना। मतलब ऐसा नहीं कि मैं
थ्योरी पढ़ा रहा हूँ, लिखवा रहा हूँ, नोट करवा रहा हूँ, मैं वो चीज़ बताता हूँ, बताने की कोशिश करता हूँ कि मैं जो सिखा रहा हूँ वो डायरेक्ट आप क्लाइंट पे अप्लाई कर सकते हो। मतलब ये नहीं कि आपको वो कोर्स करने के बाद में भी आपको प्रैक्टिस करना सीखना है। मैं बेसिकली मैं क्लाइंट पे कैसे काम करते हैं वही सिखाता हूँ। तो क्या लगता है मेरे कोर्स में सही बोल रहा हूँ? नहीं, बिल्कुल, मैं मतलब टोटली मैं अग्री हूँ आपके इस बात से कि आप बाकी से है कि आपको फोटोशॉप या जो भी आप जो कोर्सेज है, जो सॉफ्टवेयर है वो सीखो। बाकियों से मुझे ये लगता है, आपके कोर्सेज से लगता है कि आप टूल्स आप नहीं सिखाते हो कि सॉफ्टवेयर और टूल्स क्या है, आप सिखाते हो कि उस टूल्स का किस तरीके से आप अलग यूज़ करके और क्लाइंट कैसे जनरेट कर सकते हो, मार्केट को कैसे समझ सकते हो। तो मुझे आई थिंक लगता है कि आपके कोर्सेज से और आपसे हमें यही सीखने मिलता है जो आपको बाकियों से डिफ्रेंशिएट करता है कि आप टूल्स ना सिखा के आप मार्केट और डिज़ाइन इंडस्ट्री क्या होता है उसको डील करना और ख़ुद को एक अलग पर्सनालिटी बनाना, ये आप सिखाते हो। और मेरा एम भी यही है अंको, क्योंकि मैं ये नहीं बोलता कि भाई तुम ग्राफिक डिजाइनिंग में आके कार ले लोगे, घड़ी बंगला ले लोगे। मेरे को बस लोगों को ना जॉब पे लगाना है, फिर लोग खुद ही आगे निकल जाते हैं ना। मेरे को खासकर मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ बिहार से, वहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि वहाँ पे ना एजुकेटेड बेरोजगार है, पढ़े लिखे हैं, सबके पास डिग्री है लेकिन बेरोजगार है, कुछ नहीं करते। मुझे उन सबको जॉब पे लगाना है और इसमें टाइम लगेगा। उनका माइंडसेट वैसा, ब्रेन वॉश ऐसा हो रखा है ना कि उनको लगता है कि प्राइवेट जॉब में 10,000 5,000 2,000 की सैलरी मिलती है, जबकि ऐसा नहीं है। मैं सारे ग्राफिक डिजाइनर में आपसे सबसे मैं यही और भी ज़्यादा मैं ये करता हूँ कि भाई जितना ज़्यादा हो सके प्राइवेट सेक्टर में आओ, क्योंकि हम जो काम करेंगे वही सैलरी गवर्नमेंट जॉब वाले को जाता है। तो जितना ज़्यादा हम बोलेंगे कि भाई प्राइवेट सेक्टर में जितना ज़्यादा हम घुसेंगे उस गवर्नमेंट जॉब वाले को उतना ज़्यादा सैलरी मिलेगी। वो जो गाँव में इंतजार में बैठे हुए हैं उनको भी शायद जॉब लग जाए अगर हम प्राइवेट सेक्टर में घुसते हैं, और अगर हम ग्राफिक डिजाइनिंग या जो भी क्रिएटिव सेक्टर है उसमें घुसते हैं और अच्छा खासा काम करते हैं, तो उसी के टैक्स के पैसे से हो सकता है कि जो गवर्नमेंट जॉब में बैठे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं जॉब लग जाए। तो ये हमेशा मेरा एम है कि सबको जॉब पे लगाना। सेकंड चीज़ है, आप जो बेंगलोर में जॉब करते हो, बेंगलोर आईटी का हब है ना। कुछ भी चीज़ समझ लो कि वो सारी चीज़ें वहीं से स्टार्ट होती है। तो आपको क्या लगता है कि एआई आने के बाद में, पर्सनली एकदम जेन्युइन बताना कि एआई आने के बाद में आपके ऑफिस में, आपकी टीम में क्या माइंडसेट में चेंज आया और क्या वर्क में चेंज आया, और क्या लगता है कि एआई ग्राफिक डिजाइनर सब खत्म करने वाला है? नहीं, मैं बोल सकती ग्राफिक डिज़ाइन को नहीं ख़त्म कर सकता। एआई आने के बाद, जब एआई आया तो मैं अपनी कंपनीज में जॉब कर रही थी, उस टाइम भी मुझे जूनियर से मैं उसके बाद ही मैं टीम लीड बनी हूँ जब एआई आया। तो उसका मतलब ये नहीं था कि हमारी टीम से जितने क्वांटिटी थे टीममेट्स के उतने ही रहे। एआई से मुझे नहीं लगता किसी का जॉब जाता है। अगर आप में स्किल है तो आपका जॉब कोई नहीं ले सकता है। तो एआई आने के बाद मैंने अपनी कंपनीज में देखा एआई टूल्स को वो यूज़ करते हैं अपनी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के, लाइक वेबसाइट को यूज़ करके वो सब चीज़ें कर। पर एज अ डिज़ाइन इंडस्ट्री में मुझे नहीं लगता है कि वो चेंज आ सकता है, क्योंकि आप कोई भी प्रॉम्प्ट डालो तो वो जो एक डिज़ाइनर जो आपकी नीड को समझ के और जो डिज़ाइनर बना के देता है वो एआई कोई भी टूल नहीं बना के दिया। मैं खुद भी यूज़ की हूँ, तो मुझे ये सब। और लोगों के माइंडसेट में क्या चेंज आया, जो आपके ऑफिस में जो सीनियर्स है उनके माइंडसेट में एआई का आने के बाद में क्या चेंज आया कि अब वो सारा काम खुद ही करते हैं, अभी भी डिजाइनर रखा नहीं? हुआ है? अभी भी छोटी भी चेंजेस होते हैं तो हमारे पास ही आते हैं। लाइक एआई में क्या है कि आप प्रॉम्प्ट डालोगे और वही चीज़ें करके आपको देगा, पर जो क्लाइंट जो एक्स्ट्रा कुछ बोलते हैं, ये चीज़ें हाईलाइट कर दो या ये चीज़ें आप एक्स्ट्रा दिखा दो, तो वो जो हम डिज़ाइनर कर सकते हैं उनके नीड के अकॉर्डिंग, वो मुझे नहीं लगता है कि एआई करके देता है और एआई कर भी नहीं सकता है। मतलब मैं ये एक्चुअली डिबेट ही बकवास है ना कि ये कैसे। फिर भी कुछ लोगों के लिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे पूछा है क्योंकि कुछ लोग अभी भी उस बेवकूफ़ी के उस हद तक जा चुके हैं। उनको लगता है, उनके माइंड में ये क्या चल रहा है कि मान लो कि एक कंपनी है, उस कंपनी में 500 लोग काम करते हैं, 500 लोगों में से 50 लोगों की ना डिजाइनिंग की टीम है। अब उनको जो ये बात सोचते, उनको लगता है कि वो 50 लोगों की जॉब चली गई। अब क्या है कि अब वो कंपनी का जो बॉस है वो बिजनेस नहीं लाएगा, वो प्रोडक्ट पे काम नहीं करेगा, वो मार्केट पे नहीं काम करेगा। अब वो सुबह सुबह उठ के ऑफिस में जाएगा, प्रॉम्प्ट लिखने डिजाइन बनाएगा। उनकी थिंकिंग ये है कि अब उनका जो बॉस है, सारे मैनेजर कुछ काम नहीं करेंगे, अपना सारा काम छोड़ देंगे, प्रोडक्ट सेल करना या बिजनेस लाना ये सब छोड़ देंगे, सब मिड जर्नी पे और फोटोशॉप पे ना डिजाइन बनाएंगे। ये उन लोगों की थिंकिंग है, जबकि ऐसा नहीं है। मतलब ये डिबेट ही बेकार था, लेकिन तभी मैंने जानबूझ के आपसे पूछा। मैंने अभी 2 क्लाइंट मैंने देखे, इवन अभी ऑफिस में भी मेरे होता है कि कभी हम ना ज़्यादा इंगेज रहते हैं, हमारे पास बैंडविड्थ नहीं रहता है, तो वो बोलते हैं कि ठीक है कोई नहीं, हम कैनवा में बना लेते हैं, छोटी मोटी जो चीज़ें ऐड करनी होती है कुछ भी। तो
अगर उनका रहता है कि ठीक है आप बिजी हो तो आप नहीं कर सकते, हम कैनवा में बनवा लेते हैं, तो उन्हें समझाते हैं कि ठीक है बैंडविड्थ नहीं है, थोड़ी देर बाद आपकी डिज़ाइन हो जाएगी जो आपका डेडलाइन है। पर वो कभी कभी वो ज़्यादा कम टाइम लेके आते हैं तो बोलते हैं कि कैनवा पे बना लेंगे, और वो सेकेंड कुछ ही आवर्स में या सेकेंड डे हमारे पास ही आता है। क्योंकि जो मुझे जितना लगता है जो आपका जो रॉ डिज़ाइनर जो होता है वो जो बना के देगा, वो कोई कैनवा कोई एआई कुछ नहीं दे सकता। कैनवा तो बने बनाए टेम्पलेट्स, उसमें क्या बनाना, उसमें आप कितनी क्रिएटिविटी, आपको जितना दिया हुआ आप उतना ही यूज़ कर सकते हैं ना। क्या वही एक कहावत है ना कि भाई बने हुए बिरयानी को आप कितना टेस्ट सही करोगे, है ना। वो तो बना मजा तब आएगा जब बेसिक चीज़ों बनाओगे। जो चीज़ें ऑलरेडी बन चुकी है उसमें आप कितना चेंज करोगे, है ना। कुछ भी करोगे ना तो उसका टच उसमें रह ही जाएगा, है ना। जो एक डिज़ाइनर बना के देगा और वो टेम्पलेट यूज़ करना काफ़ी डिफरेंस हो जाता है। और मैं तो टोटली डिसएग्री करती हूँ कि एआई किसी का कुछ नहीं कर सकता। मुझे भी लगता है कि देखो एआई ऐसा नहीं कि एआई किसी को कुछ नहीं कर सकता, क्रिएटिविटी कम्युनिटी में कभी भी टच नहीं करेगा। जहाँ पे दिमाग का काम होता है वहाँ पे कभी भी एआई कभी टच नहीं करेगा। हाँ, एआई उन चीज़ों को टच करेगा जहाँ जो एक्सेल पे वर्क होते थे, लोग दिन भर लगे रहते थे, उन सबको एआई सॉर्ट मतलब ईजी करेगा। अब उसमें जॉब जाएगी। जैसे मैं खुद भी ना एज अ डिज़ाइनर मैं एआई टूल्स यूज़ करती हूँ, तो उसमें कभी किसी चीज़ से वाटर मार्क हटाना है या किसी इवन एआई वीडियो एडिटिंग के लिए भी होता है, तो छोटी छोटी चीज़ों के लिए आप अपनी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकते हो एआई यूज़ करके। पर आपकी प्रोडक्टिविटी या आपका जॉब नहीं ले सकता है, आप उल्टा एआई से फ़ायदा लेके आप अपनी चीज़ों को इन्हांस कर सकते हो। मैंने भी यही बोला, अगर आपने मेरा पहला वीडियो देखा जब एआई का हाइप चला था, आपकी वीडियो में मैंने ये देखा, इवन आपने ही बताया था कि आप एआई आपका नहीं कुछ ले सकते, इवन एआई से आप ले सकते हो, एआई से आप यूज़ कर सकते हो। वही बात है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा ये तो वैसे भी डिबेट बेकार था एआई वाला, लेकिन तभी मैंने कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को बस उनके अभी भी बहुत लोगों को डाउट रहता है, वो उनको हमेशा ही डाउट रहेगा, है ना। जिन लोगों को अभी डाउट है ना उनको एक्चुअली वो डाउट नहीं है, उन्होंने इस बात को ना अपना एक शॉर्टकट बना लिया लाइफ में कुछ नहीं करने के लिए, है ना। उनको कुछ ना करना पड़े इसलिए बोला अरे भाई ये तो जॉब खा जाएगा, ये खा जाएगा, वो अपना शॉर्टकट बना लिया, उसको हम कुछ कर नहीं सकते। अब लास्ट क्वेश्चन करते हैं अंकु, और हम जस्ट आप मुझे 4 वर्ड में बताओ, 4 पॉइंट में बताओ कि किसी को अगर ग्राफिक डिजाइनिंग में एंटर करना है, खासकर आप और हम सब बिहार से बिलोंग करते हैं, हमारे आसपास के लोगों को अगर क्रिएटिव फील्ड में आना है, ना ग्राफिक डिजाइनिंग हो या वीडियो एडिटिंग हो, क्रिएटिव एडवर्टाइजिंग फील्ड में अगर एंट्री करना है जैसे कि आपने किया है, आपने अपने आप को एक कॉलेज से और एक फिजिक्स वाला में एज ए टीम लीड तक कैसे लेके आए? सब पहले चीज़ें तो ये बताओ शॉर्टकट में। दूसरी चीज़ें, जब किसी को नया जिनको सीखना है उनको क्या करना चाहिए? ठीक है, मैं पहले क्वेश्चन का बताती हूँ कि कैसे आप ज़ीरो से यहाँ मतलब आगे कैसे बढ़ सकते हो। तो सबसे पहले मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, आपने पूछा ना कि बिहार से जो छोटे जगह से वहाँ, तो मुझे लगता है एरिया या आपका लोकेशन बाउंड्री नहीं होता है। आप अगर सीखना चाहो, बहुत लोग बोलते हैं कि कोर्सेज़ लेके क्या ही सीख लोगे, जो आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करके कर सकते हो। मैंने भी अच्छा कोलकाता का टॉप 5 कॉलेज आता है, वहाँ से मैंने सीखा, मुझे वहाँ से कुछ नहीं मिला, इवन प्लेसमेंट तक नहीं मिला, मैंने ऑफ कैंपस ही लिया खुद ही। तो लोकेशन या वो सब बाउंड्री नहीं होता है। आपके पास अगर स्किल हुआ तो आप स्किल से कर सकते हो। तो मैंने यूट्यूब से ही सीखना स्टार्ट किया था। मैंने अपने कॉलेज में लॉकडाउन था तो मैंने सेकेंड ईयर से सीखना स्टार्ट करके, लाइक फर्स्ट ईयर से ही सीखना, पर सेकेंड ईयर से मुझे बेसिकली समझ में आया लॉकडाउन के बीच में। मैंने यूट्यूब से सीखा, फिर वहाँ से मुझे आपसे पता चला या बहुत बाकी लोगों से भी कि आप मोस्टली आपसे मुझे पता चला कि कनेक्शन में ही अपने डिज़ाइंस को एटलीस्ट आप एडवर्टीज़ करो ताकि आपको पता चले, लोगों को पता चले कि आप एक्चुअल काम क्या करते हो। तो वहाँ से मैं जो भी डिज़ाइन बनाती थी अपने स्टोरी इंस्टा ये सब पे डालती थी। ठीक है, अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको रोकूंगा, मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ, क्योंकि देखो ग्राफिक डिज़ाइनिंग ना बिहार के लिए नया चीज़ होगा, गाँव घर के लिए नया चीज़ होगा, लेकिन शहर के लिए बहुत नॉर्मल चीज़ है। ऐसा कोई भी दुनिया में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइन ना हो। कोई मतलब कुछ भी मैं बोल रहा हूँ, कुछ भी। अगर वो कंपनी ना कूड़ा खरीद के बेचती है ना तो वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर है। अगर वो कंपनी हीरा खरीद के बेचती है ना वहाँ पे ग्राफिक डिजाइनर है। तो ऐसा कोई भी कंपनी नहीं है जिसके अंदर ग्राफिक डिजाइन ना हो। कोई मतलब हर एक कंपनी में, ईच एंड एवरी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनर है, ठीक है। और हमारे सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होता ही है जिसकी कंपनी में ग्राफिक डिजाइनिंग की नीड होती है, जिनको ग्राफिक डिजाइनिंग पता होता है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब आप नए हो डिज़ाइन जब बनाते हो तो अपने व्हाट्सएप के थ्रू चीज़ों के थ्रू फैलाओ, क्योंकि ग्राफिक डिजाइनिंग हर किसी को पता है ना। आपको लगता है किसी को नहीं पता, लेकिन हर किसी आपके सर्कल में कोई ना कोई ऐसा होगा ही जो ऐसी कंपनी में काम करता होगा जहाँ पे ग्राफिक डिजाइनिंग की टीम होती है। तो उससे आपको क्लाइंट भी मिलता है और प्लस उससे आपको एक्सपोजर मिलता है, हो सकता है उसको जॉब भी आपको लग जाए। पहली चीज़।
दूसरी चीज़ है कि आपने प्लेसमेंट के ऊपर बात किया ना कि कॉलेज वाले प्लेसमेंट का भी एक बहुत बड़ा हुआ बना दिया गया है कि भाई ये कंपनी ये कॉलेज प्लेसमेंट देता है, क्या आप मुझे प्लेसमेंट दोगे। इवन कॉलेजेस भी यही बोल के बच्चों को एडमिशन लेती है ना कि हमारे में 100%, इवन मेरे कॉलेज में भी बोला गया था, तो मुझे तो प्लेसमेंट 100% क्या 10% भी नहीं मिला था। और कॉलेज का प्लेसमेंट लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ का जो आप प्लेसमेंट लोगे ना वो आपके स्किल के बेस पे नहीं होता, वो कॉलेज का जो कॉलेज और कंपनी का जो डील होता है ना उसके बेसिस पे होता है। मान लो कि आप कहीं पे कोर्स कर रहे हो और आपके अपना साल का उसको 10 लाख रुपए पे कर रहे हो कोर्स का, है ना, इतना ही आपने पे किया होगा, इसके आसपास आपने भी पे किया होगा। अगर वो कंपनी अगर 5-5 हज़ार के अगर पर मंथ के निकाल दिया जाए 10-10 हज़ार करके, वो कंपनी के डायरेक्ट कंपनी को दे देंगे, तो उसी के सैलरी आप ही के सैलरी से आपको सैलरी दे रहे हैं, जो मैंने पैसा दिया वही मुझे वापस दे रहे हैं। और प्लेसमेंट के नाम पे कुछ नहीं, वहाँ पे क्या करते थे आप। और ऊपर से ना मतलब उसी कुछ 5 बच्चे में या जो लास्ट के जो सिलेक्शन होते हैं उसमें से वो सेलेक्ट करके, लाइक मुझे लगता है कि ये ना भीड़ में खुद को ना ऐसे आप अलग से अपनी आइडेंटिटी बना सकते हो। आपको जो है कि आप भीड़ में घुस के अपनी आइडेंटिटी बनाओगे। और मुझे पर्सनली जो कैंपस में अंदर सिलेक्शन होता है, मुझे उस पर ट्रस्ट भी नहीं था। मुझे था कि मुझे अपना करना है, लाइक मैं जहाँ से आई थी मुझे था वहाँ कि मुझे खुद को थोड़ा प्रूव करना है, क्योंकि मेरी फैमिली का सिचुएशन थोड़ा उस टाइम अलग था। हम 5 बहन थे, तो मुझे थोड़ा पापा को भी बताना था कि मैंने जो डिसीजन लिया है वो मैंने बहुत सही लिया है। मेरे पापा का था कि कोई एक मेरा बच्चा इंजीनियर बने और BCA करवाना चाहते थे, पर मैंने अपने जिद से ये डिज़ाइन का कोर्स चूज़ किया था और मुझे प्रूव करना था कि मैंने जो कोर्स चूज़ किया है तो वो गवर्नमेंट जॉब और जो आप सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं है, इससे काफ़ी अलग है और वो आगे जाके पता चलेगा। तो मैंने जस्ट उसको प्रूव करने के लिए मैंने ऑफ कैंपस भी लिया, और लॉकडाउन का सिचुएशन भी वैसा था, जॉब मिल नहीं रहे थे, तो मैंने खुद से इस डिसीजन पे आके मैंने ऑफ कैंपस लेके आज मैं यहाँ पर हूँ। बेसिकली आपने हर एक वो चीज़ को चैलेंज किया है जिसमें लोग माइंड वॉश हो जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन मेरी फैमिली में भी है कि भाई बहन भी, जैसा मेरी बहन भी है वो गवर्नमेंट जॉब का अभी तक तैयारी कर रही है, तो मैं नहीं चाहती थी कि मैं वो सेम चीज़ें करूँ और मैं लाइक मेरा कोई अपना एक स्पेशल आइडेंटिटी ना हो। तो मैं चाहती थी कि मेरा एक स्पेशल अलग चीज़ें मैं करूँ, ताकि इवन जो मेरे से जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी पता चले कि डॉक्टर, इंजीनियर और ये गवर्नमेंट जॉब ही, ये 3 चीज़ ही नहीं है, इसके अलावा भी बहुत चीज़ें हैं जो आप ट्राई करके और अलग कर सकते हो। एक एग्जाम्पल भी आप सेट कर सकते हो वैसे सिचुएशन से निकल के आगे तक पहुंच के। और यार एग्जाम्पल किसके लिए सेट करना, जब आप अपने लाइफ में आप खुश हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपनी ज़िंदगी में खुशी दो, तो किसके लिए एग्जाम्पल सेट करना। मैं हमेशा से पहले भी यही बोलता था, पहले मैं भी इस सब चीज़ों में फंसता था। छोटा सा फनी सा बातें बताता हूँ कि मतलब पहले हमें लगता था ना, जब मैं गाँव में था, जब मैं 10th क्लास में था, गाँव में था ना, तो गाँव के जो बुजुर्ग होते हैं जिनको बहुत हम लोग इज्जत करते हैं, हम पूरी ज़िंदगी उसको इम्प्रेस करने की कोशिश में लगे रहते हैं, है ना। मतलब सही से आप सोचने की कोशिश करना, वो बुजुर्ग है ना, वो बुजुर्ग से बूढ़ा हो गया है। वो बुजुर्ग देखो, बुजुर्ग, मैं उन बुजुर्ग की रिस्पेक्ट तो मैं सभी करता हूँ, अगर उनको मुझे क्यों इम्प्रेस करना। मतलब जो गांव में रह के बूढ़ा हो गया, जिनको ये भी नहीं पता कि इस दुनिया के अलावा हमारे अर्थ के अलावा भी बहुत सारे प्लेनेट है, उसको ये भी नहीं पता, उसको हमें क्यों इम्प्रेस करना, क्यों मतलब मुझे नहीं समझ क्यों उनको, मतलब हमें उसको इम्प्रेस करना ही क्यों है कि भाई सोसाइटी में इम्प्रेस करना है, लोग आएंगे हमें सलाम क्यों करवाना सलाम, क्यों हमें इम्प्रेस करना। मैं अपने भाई जिंदगी ये ना सब बकवास है, 7 जन्म होते हैं, 8 जन्म होते हैं, एक ही जिंदगी है, जीना है जी लो, नहीं जीना दूसरों को इम्प्रेस करने में लग जाओ, है ना। तो मैंने फिर सोचा, मैंने यार ये जो बंदा है जिनको पूरी गांव इम्प्रेस करने में कोशिश में लगा हुआ है कि वो आता है कहता अरे बेटा तुम ना गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, अब तो IAS बन के ही लौटना, अरे बहुत अच्छा काम कर रहे हो, है ना। वो उनको इम्प्रेस करने की कोशिश में लगा हुआ, आसपास के अपने रिलेटिव को, जो उस गाँव से कभी जिंदगी बाहर ही नहीं निकला। उनको ये भी नहीं पता कि अर्थ के अलावा भी बहुत सारे प्लेनेट है, ये भी नहीं पता। उनको मुझे क्यों इम्प्रेस करना, जाहिर सा बात है, मुझे तो खुद के लिए काम करना है ना। अगर मुझे खुद की खुशी मिलती है कि मैं रोज़ नए चैलेंजेस लूँ, मैं क्रिएटिव जॉब में जाऊँ, मैं अपने हिसाब से लाइफ जीऊँ, जो चीज़ें वो खरीद लूँ, जहाँ मैंने जाना है वो करूँ, उसके लिए मुझे वो बैरियर को तोड़ना पड़ेगा। जैसे कि आपने तोड़ा, आपने सब चीज़ को चैलेंज किया, आप कंपनी कॉलेज बोलती है मैं प्लेसमेंट देगा, आपने बोला मुझे नहीं चाहिए, मुझे खुद के प्लेसमेंट लूँगी, ठीक है। आपके पेरेंट्स चाहते थे कि भाई अपना मतलब BCA करो, ये चीज़ें करो, आपने अपने दम पे डिजाइनिंग चूज किया और आज आपके पेरेंट्स खुश भी होंगे, है ना। तो ये तो बेसिकली लाइफ का सीक्रेट ही यही है कि आप ना उस बैरियर को तोड़ते हो जो सोसाइटी वालों ने एक सेट किया हुआ है ना। तोड़ने का सिंपल एग्जांपल है, मुझे किसी को क्यों इम्प्रेस करना, क्यों, जाहिर सा बात है, क्यों इम्प्रेस करना। अगर सामने वाला इंसान आपके पोजीशन से आपको इज्जत दे रहा है, तो जब आपके पोजीशन चला जाएगा तो क्या करेगा आपके साथ। जस्ट सोचो ना, अगर IAS भी हो तो कितने साल के लिए हो, उसके बाद क्या करोगे आप, है ना। मतलब कुछ ही है ना, उसके बाद कुछ नहीं होता ना, तो क्या करोगे। तो
क्यों इंप्रेस करना, सबसे पहली बात चीज़ ये नहीं, ये सबसे पहली बात तो ये क्यों इंप्रेस करना, तो यही वो सीक्रेट है। अगर आप दूसरों को इंप्रेस करना बंद कर दोगे तो लाइफ में अपने आप आगे जाओगे। अब देखो, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत सारे लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा भी लगने वाला है, और ये समझो हमारा 2nd या 3rd एपिसोड होने वाला है, और मुझे लगता है ये इससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा। और थैंक यू सो मच कि आप हमारे इस हुनरवीर पॉडकास्ट पे आए, और आप ही जैसे लोगों को मैं हुनरवीर बोलता हूँ, है ना। ये मेरा हुनरवीर का कॉन्सेप्ट है, और इस कॉन्सेप्ट को मैं बहुत दूर तक लेके जाने वाला हूँ। और मतलब हुनरवीर का मतलब ही यही है कि भाई आपने उस जो बैरियर बनाया हुआ है, जो सोसाइटी ने जो चीज़ें बनाई हुई है, उसको तोड़ के आगे बढ़ते हो, फिर आप हुनरवीर बनते हो, जाहिर सा बात है। तो थैंक यू सो मच अंकु, आप हुनरवीर के पॉडकास्ट पे आए, और आपका जो आइडिया है, आपने जैसे जैसे लाइफ में आगे बढ़े, बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा, और बहुत ज़्यादा लोगों को मोटिवेट भी करेगा कि हाँ भाई ये चीज़ें भी कर सकते हैं। और किसी को मोटिवेट करे ना करे, मैं चाहता हूँ खासकर हमारे बिहार के लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि वो जो पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हुए ना, वो उठ के ज़िंदगी में कुछ करें, है ना। सबके पास डिग्री है, वो डिग्री लेकर उसमें चने खाते हैं, तो उससे बाहर निकले और लाइफ में कुछ करें। तो थैंक यू सो मच, आप पॉडकास्ट पे आए, और अब हम पॉडकास्ट को एंड करते हैं।